जय हिंद। देखिए, जब से जो डोनाल्ड ट्रंप गए हैं और जो बाइडेन आए हैं, जो बाइडेन का सऊदी अरब को लेकर रुख थोड़ा उल्टा है। वो शुरुआत से ही, जब वो बराक ओबामा के शासनकाल में थे, इवन जब वो अपनी राजनीति में थे, 98 के दशक में भी थे, तो वो सऊदी अरब की जो राजशाही परिवार था उनसे खिलाफ रहते थे। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में जितनी गड़बड़ी है यही करा रहे हैं। इसलिए आप देखे होंगे, जैसे जो बाइडेन सत्ता में आए थे, उन्होंने सऊदी अरब के साथ जितने भी डिफेंस डील थे उनको उन्होंने रोक दिया, कैंसिल कर दिया। और सऊदी अरब का 90% डिफेंस, जितना भी हथियार, तोप, टैंक, गोला बारूद, जितनी चीजें आती हैं वो सब अमेरिका से आती है। इन लोग को आता क्या है? लुंगी बनाना, खजूर उगाना, उसके सिवा इन लोग को कुछ काम नहीं है। इन लोग के पास तेल है जिसकी वजह से आता है, पैसे आते हैं इनके पास। तो ये इन्होंने रोक लगा दिया। इसके बाद अभी हालिया घटना देखेंगे तो जो बाइडेन ने क्या किया है कि सऊदी अरब का जो फैमिली थी उसमें से लगभग 76 लोगों को वीजा बैन लगा दिया कि वो लोग अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकते, और उन लोगों के अकाउंट को सीज कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? तो ये जमाल खशोगी के मर्डर के वजह से किया गया है। अब देखिए, जमाल खशोगी का मैटर क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें शुरुआत से देखना पड़ेगा। 2015 में सत्ता संभाले सऊदी अरब के राजा, 82 साल के, उस अभी इनके बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मरने वाले हैं, कभी भी इनके फोटो पर माला लग सकती है। इनका नाम था सलमान बिन अब्दुल अजीज। ये नाम जब समझिए इसमें क्या होता है। बिन का मतलब होता है बेटा। तो ये जो बुढ़ऊ हैं ये हैं सलमान, और ये किन के बेटा हैं? अब्दुल अजीज के। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज यानी अब्दुल अजीज के ये बेटा है। ये 82 साल हो गए हैं, 2015 में ये सत्ता संभाले थे, और इनको पता था कि हम कभी भी मर जाएंगे। तो सऊदी अरब में मरने के बाद बेटा को गद्दी नहीं मिलेगी, बल्कि इनके भाई को गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने बेटा को दे दिया। तो भैया ये जो है ये अब्दुल अजीज के बेटा हैं, इसलिए इनका नाम है सलमान, अब्बा का नाम है अब्दुल अजीज, तो इन्होंने लिखा सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो इनका बेटवा जो होगा ई भी बिन लगाएगा अपने बाबूजी के लिए। तो ई दाढ़ी वाले का नाम क्या है? मोहम्मद। अब बिन माने बेटा, किसका बेटा? तो इस सलमान का बेटा। तो मोहम्मद बिन सलमान, दादा का भी जोड़ना रहेगा तो बिन अब्दुल अजीज, और परदादा के जोड़ दे बिन बिन लगा के ने डस्टबिन बना देता। बड़का नाम सोच रहा, यहाँ आधार कार्ड में जगह ना बचेगा। ठीक हुआ तू एसएससी का तैयारी नहीं कर रहा था, उन्हें नाम ही नहीं लिखता, रिजेक्ट हो जाता नाम के चक्कर। यहाँ यूएफएम में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, और तू नाम में रिजेक्ट हो जाता। तो आप समझ में आ गया आप लोग को बिन का मतलब क्या होता है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान इसका बेटा है। आप समझ में आ गया। ये 2017 में बना, जबकि होना किसे चाहिए था इसके जगह पे? ये दूसरे की गद्दी पे बैठा है भाई साहब। होना चाहिए मोहम्मद बिन नाइफ। अब देखिए, ये है भाई साहब मोहम्मद बिन मतलब बेटा, किसके बेटा? तो नाइफ के बेटा है। इन्हें सत्ता संभालना चाहिए था, लेकिन ये जो मोहम्मद बिन सलमान, इसे लोग MBS कहते हैं शॉर्टकट में, MBS, मोहम्मद बिन सलमान, ये डोनाल्ड ट्रंप से मिल गया। दोनों पगला एक जगह हो गए सब, ये तांडव मचाना चालू किया सब। एक से एक क्रांतिकारी किया ये मोहम्मद बिन सलमान। 2017 में इसे रक्षा मंत्री बनाया गया, और सबको पता हो गया कि 82 साल का बुढ़ा जो किंग सलमान जो है वो कुछ नहीं कर रहा, उसका बेटा ही सारा काम कर रहा है। इनकी दुश्मनी ईरान से, मेनली शिया और सुन्नी का है। ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोग सुन्नी है, ईरान क्या है? शिया है। अब ईरान का समर्थन एक कर रहा था, इसके छोटा सा देश है यमन। यमन का ये वाला एरिया जो सऊदी अरब से सटता है, यहाँ विद्रोही संगठन है जिसका नाम है हैती विद्रोही। इन हैती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त था। सऊदी अरब को यमन से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही इन हैती विद्रोहियों से कोई लेना देना था। लेकिन सऊदी अरब का राजा ये जो था मोहम्मद बिन सलमान, इसने सोचा कि भाई साहब ईरान पावरफुल हो जाएगा, अगर हैती यहाँ जीत गए तो ईरान पावरफुल हो जाएगा, यहाँ से हमें टॉर्चर करेगा। इसलिए इसने सत्ता संभालते अपने एयरफोर्स को आदेश दे दिया कि जाके हमला कर दो यमन में। इस गधे ने ये आदेश नहीं दिया कि हमला करना कहाँ है, बस यमन में हमला कर दो। इन सालों ने हॉस्पिटल, स्कूल, छोटे बच्चे सबको मार के रद्द कर दिया। इनको लगा कि यमन तो बहुत छोटा सा देश है और सऊदी अरब के पास पैसा है, तो ये तो जीत जाएंगे तुरंत। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैती वाले दिन पर दिन आगे बढ़ते गए, ईरान का भी समर्थन पड़ गया, यमन इनका पूरी तरह से चौपट हो गया। हमको क्या मतलब है इससे? तो भैया हम लोग को रोजगार मिला था। याद कीजिए 2014 के बाद जैसे जैसे ये गृह युद्ध चला, हमारे यहाँ से हजारों लोग वापस बेरोजगार होकर यहाँ चले आए। केरल से कई नर्स, डॉक्टर, भारत से बहुत लोग थे। तो मिडिल ईस्ट में हम लोग के लिए जरूरी है शांति रहे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है वहां से, हम लोग को वहां रोजगार मिल रहा है। यमन के इस घटना के कारण मोहम्मद बिन सलमान की किरकिरी होने लगी। दुनिया का एक न्यूज़पेपर है अल जजीरा, ये कतर से छपता है, दोहा उसकी राजधानी है। वो अल जजीरा जो पेपर है वो खुलेआम छाप देता है, कोई भी चीज को छुपाता नहीं, आप कितने भी बड़े पावरफुल है। तो ये चाहता था कि कतर के जो राजा हैं वो अल जजीरा को कहें कि तुम इस बकलोलवा के खिलाफ कुछ मत छापो, लेकिन अल जजीरा ने बात नहीं सुना। इसलिए इसने सोचा कि हम कतर को ही ब्लॉक करा देते हैं। इसने पूरी तरह से, ये जो कतर है देश बहुत बेहतर है, भारत से बहुत अच्छा संबंध है, 2022 का फीफा फुटबॉल कप वहीं होने जा रहा है कतर में। तो इसने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के लोगों को दबाव बनाया। एक्चुअली
यूजुअली मिडिल ईस्ट के लोग इसको क्या करते हैं, सऊदी अरब को होशियार समझते हैं। कहते हैं ना, जहां घास न भूस हुआ रेड़ प्रधान, मतलब अंधों में काना राजा होता है। तो ये बकलोलवा के लोग यहाँ बहुत होशियार समझते हैं। तो इसके दबाव में आके कतर को लोगों ने ब्लॉक कर दिया। इसकी दूसरी दादागिरी थी। सऊदी अरब की एक सोशल एक्टिविस्ट थी जिसका नाम था लुजैन हथलौर। इसका कहना था कि भाई महिलाओं को भी गाड़ी चलाने की अनुमति देनी चाहिए सऊदी अरब में, जिसके वजह से इस भाई साहब ने लुजैन हथलौर को जेल में डाल दिया और कई बार जेल में डाला गया, फिर रिहा किया गया। फिर इसको समझ में आया कि नहीं भैया, इस जमाने में भी अगर महिलाओं को गाड़ी चलाने पर बैन लगाया जाएगा तो दिक्कत है। आप सीट बेल्ट कंपलसरी कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। तो इसको लग गया कि भाई साहब महिलाओं को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेवलप करेंगे तो बाहर के लोग, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आएगी तो वो ऐसे रूल को देख के नहीं आएगी। तो इसने कहा इससे, हथलौर से, कि देख भाई हम जा रहे हैं इसको लीगल करने की, सऊदी अरब में महिलाएं भी अब गाड़ी चलाएंगी, लेकिन तू अपना मुंह खामोश रखना, क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुम्हारे वजह से हमने ऐसी ड्राइविंग को अलाउ किया है, फिर लोग यहाँ भारत की तरह आंदोलन करने लगे। तो इसने कहा ठीक है। और जैसे ही इसने कहा कि भाई साहब अब महिलाएं भी गाड़ी चला सकती हैं, तो इन्होंने बस एक ट्वीट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छा हुआ। इसको इतना खराब लग गया कि उठा के फिर से जेल में डाल दिया और कई यातनाएं दी गई, शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से रिहा किया गया, जिस वजह से इनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी। लेकिन बोलेगा कौन भाई साहब, इनको ट्रंप का भी समर्थन प्राप्त था। मेन कहानी शुरू होती है अब्राहम एकार्ट से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब चुनाव जीते तो डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के काफी फेवर में है, और यहूदियों का देश है इजराइल। ये इजराइल यहाँ आपको दिख रहा होगा, इंडिया से काफी दूरी पर है स्थित है, ये इजराइल देश है। लेकिन इस यहाँ देखेंगे ये इजराइल छोटा सा देश है। इजराइल का कहना है कि मैं चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ। ये बात हकीकत है कि इजराइल चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके दुश्मन किसी काम के नहीं है और इजराइल बहुत ही शक्तिशाली, इसलिए जब मन तब उनको थूर देता है। तो सऊदी अरब वाले कहते हैं कि हम इजराइल को देश ही नहीं मानते। तो सऊदी अरब को भी सोचना चाहिए कि इजराइल जो कह रहा है कि भैया हमको भी तो एक देश चाहिए, तुम अपना ले लो, बाकी फिलिस्तीन ले लो। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या विवाद है, इसका एक अलग वीडियो बना दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो हर हाल में मोहम्मद बिन सलमान को बचा रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, इवन सऊदी अरब, इजराइल से दोस्ती कर ले। अब ये दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती थी, यहाँ पर एकदम खतरनाक है इन लोग के बीच में। अब क्या किया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अंदर ही अंदर अब्राहम एकार्ड यानी दोनों के समझौते के फेवर में था, इसलिए धीरे धीरे इजराइल के प्रति अपना सॉफ्ट रवैया अपनाने लगा। इजराइल ने जब अपनी राजधानी तेल अवीव से उठा के जेरूसलम किया तो पूरे मिडिल ईस्ट ने इसका विरोध किया, जबकि जो ये MBS है मोहम्मद बिन सलमान, इसने कुछ खास विरोध नहीं किया। दूसरा, जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ कि मतलब इजराइल से समझौता करना है, तो भी इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसने आवाज उठाना बंद कर दिया, और भारत से इतना नियम था कि अगर किसी भी जहाज को जाना है इजराइल में तो वो सऊदी अरब के ऊपर से नहीं जा सकती है, क्योंकि मेरा दुश्मन है, हमारे ऊपर से तुम एयर स्पेस का यूज करके नहीं जाएंगे, तुम दूसरे ओर से जाओ। इसने पहली बार एयर इंडिया को कहा कि ठीक है आप इजराइल जा रहे हैं, अब हम धीरे धीरे इजराइल के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। यही इस मोहम्मद बिन सलमान के लिए दिक्कत हो गया, क्योंकि इसके खुद के फैमिली में कई बार हत्याएं हो चुकी हैं। तो इनके फैमिली वाले कहते हैं कि तुम इजराइल हमारा खानदानी दुश्मन है और तुम उससे दोस्ती करेगा, मरवा देंगे यहाँ पे। तो इसने एक नया तरीका निकलाया। उसने कहा मोहम्मद बिन सलमान को, ये बकलोलवा को दिमाग कहाँ से आएगा, दिमाग तो दिया ट्रंप और ये बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने कहा कि देख भाई सऊदी अरब, तुम डायरेक्ट हमको मान्यता न दो, जितने छोटे छोटे कंट्री है ना, पहले इन लोगों से कहो कि नहीं इजराइल को हम मान्यता दे देते हैं, अब हम इजराइल से दोस्ती करेंगे। बाद में तुम कह देंगे तो अकेले हम क्या करें, हम काहे लिए दुश्मनी ले, हम दुश्मनी लेंगे तो ईरान से भारी पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, उधर इजराइल से अकेले पड़ जाएंगे, इधर ईरान से दुश्मनी अकेले पड़ जाएंगे, नीचे हैती विद्रोही है तो हमें भी मजबूरी में जाना पड़ेगा। ये दिमाग लगाया इन्होंने, और ये उसी पे इम्प्लीमेंट पे चालू भी हो गया। इसी कड़ी में इसने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान ने इसने कहा कि भाई देखो, UAE से कहा और बहरीन से कहा कि तुम दोनों इजराइल को मान्यता दे दो। तो आपने क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, आप इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा इसको, कि इजराइल को मान्यता देने वाला मिडिल ईस्ट के पहले दो देश, तो UAE और बहरीन, इन्हें दिला दिया मान्यता इब्राहिम अकॉर्ड के तहत। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चुनाव में सबसे बड़ी जीत, अपने लिए सबसे बड़ी जीत भी बताया था। ये सब चीज सही होने लगा। धीरे धीरे हर देश इजराइल को एक्सिस्टेंस को मानने लगे, और इनके मानना मजबूरी भी है, और मान ले तो उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये इजराइल से कभी जीत नहीं सकते, बहुत ही शक्तिशाली देश है। अब यहां से क्या होता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने UAE और बहरीन को तो मना लिया। मोहम्मद बिन सलमान के एक करीबी पत्रकार थे जमाल खशोगी, ये इनके काफी करीबी थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो सीधे रुख पलट रहा है, जैसे हम लोग कभी भी
पीओके को इंडिया के एक्सपेक्ट में देखेंगे, हम कभी भी पीओके को ये स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भले अभी कब्जा है वहां पे। हम कभी ये नहीं कह सकते कि अक्साई चीन चीन का हिस्सा है, भले 1962 से कब्जा है, लेकिन हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता आज नहीं तो कल लाएंगे। यही कंडीशन है मिडिल ईस्ट वाले, ये मानते ही नहीं है कि इजराइल देश है। इनका कहना है कि वहां फिलिस्तीन था, और मतलब फिलिस्तीन को भी दो उसका हिस्सा, और इजराइल तुम भी रहो उसका हिस्सा। तो ये कहा कि भाई साहब तू तो सीधे पलट रहा है। तो ये उसके खिलाफ लिखना चालू कर दिया। जमाल कशोगी एक नॉर्मल पत्रकार थे, तो ये कहा कि रे बकलोलवा, तू हमारे खिलाफ क्या लिख रहा है? कतर को हम साइड कराए थे, अल जजीरा की किताब लिख रहा था, तोरो बंद कर रहा। फोन किया, कहा कि ना तुम ट्विटर चला सकता है, ना तुम न्यूज चैनल पे आएगा, ना कुछ करेगा। भाई साहब इसको होने लगा दिक्कत, इसलिए भाग गया यहाँ से अमेरिका, और अमेरिका में जाके वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया, और वहां जो मन वो वहां पे बोलते रहता था। अब भाई साहब ये सऊदी अरब वाले हैं, यहाँ पे ये छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं। अमेरिका में क्या कर लेंगे, वहां सिक्योरिटी हाई लेवल की रहती है, वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ छापने बोलने से रोक सकते हैं। अब ये बहुत समझा रहा था, मानता ही नहीं था, और खुलेआम लिख रहा था। वाशिंगटन पोस्ट भी कह रही थी हाँ भैया जो गलत है वो गलत है, अमेरिका में अभिव्यक्ति की बहुत आजादी है, इस वजह से दिक्कत होने लगा। इसने सोचा एक काम करते हैं, इसका फाइलें निपटा देते हैं, तो यहाँ पे मरवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत हो गया, तो इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके सऊदी अरब इसको लाया जाए। एक बार अगर ये सऊदी अरब आ गया ना तो काट डालेंगे। इसको भी पता था सऊदी अरब जाएंगे तो हमको बकरी की तरह काट देगा सब, इसलिए सऊदी अरब जाता ही नहीं था। लेकिन एक गड़बड़ हो गया इसके साथ, इसकी 3 पत्नियों के साथ तलाक हो चुका था, मतलब 3 बार इसका डिवोर्स हो गया। चौथी बार इसको मतलब एक तुर्की की महिला से इसके शादी करना था। तुर्की की महिला भी इससे शादी करने को रेडी हो गई, लेकिन शादी के नियम के हिसाब से जमाल कशोगी को कुछ जरूरी पेपर्स लेने थे सऊदी अरब से, लेकिन ये सऊदी अरब जा नहीं रहा था। तो इसने अपॉइंटमेंट लिया, तुर्की की महिला थी तो यहाँ पर, तो इसने कहा कि भैया हम यहाँ से तुर्की जाएंगे और तुर्की के दूतावास में हमको वो वाला पेपर भिजवा दीजिएगा। तो इनको अपॉइंटमेंट मिल गया 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर 2018 को जमाल कशोगी तुर्की पहुंचे और सऊदी अरब के दूतावास में पेपर लेने के लिए, और यहीं पर सऊदी अरब ने पूरा प्लान बना लिया था जमाल कशोगी को मारने के लिए। और जमाल कशोगी को भी पता था कि इस दूतावास में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भले दूतावास जो है यहाँ तुर्की में, लेकिन भाई साहब दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है किसी का भी दूतावास में। अब ये जमाल कशोगी जो गया था, अंदर जाने से पहले इसने अपनी पत्नी को 2 अक्टूबर 2018 को अपना मोबाइल दे दिया और कहा देख भैया 15 मिनट के अंदर अंदर अगर हम नहीं आए ना तो तुम तुर्की पुलिस को फोन करना, मेरा मोबाइल नंबर तुम रखो, इसमें सबका डिटेल है, और समझ जाना कि अंदर कांड हो गया है, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो ये अंदर गया, इसकी पत्नी बाहर गाड़ी के बाहर गेट के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी, 15 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि जमाल कशोगी अंदर जाते हैं। आधा घंटा बीत जाने के बाद जमाल कशोगी बाहर नहीं आते हैं, तो ये महिला जो इसकी मंगेतर थी उसने फोन करना चालू किया कि भैया कहीं फाइल नहीं ना निपटा दिया मेरे पति का, होने वाले पति का। और तुर्की पुलिस आई, कही कि यहाँ कोई नहीं है जमाल कशोगी। तो पूछा गया कि जमाल कशोगी कहाँ गया, तो उसने कहा कि तो जा चुका है यहाँ से, यहाँ आया जरूर था लेकिन जा चुका है। तो सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो उसमें केवल आते हुए सीन दिखाया जा रहा है, लेकिन निकला इसका कोई सीने नहीं है, फुटेज ही नहीं है। तो सऊदी अरब के जो दूतावास है तुर्की में, उसने कहा कि देखिए ये आया था आगे के गेट से, अब पीछे के गेट पे सीसीटीवी कैमरा है ये नहीं है, पीछे की गेट से निकल गया। भाई ये हजम होने वाली बात है? जिस आदमी को अपने मर्डर का डर है तो जाएगा मेन गेट से और चुपके से खिड़की से भागेगा कि और मरा जाए, जबकि वो अपनी पत्नी को सामने रख रहा है। अब हो गया इस पर भीषण बवाल। तो तुर्की ने कहा कि हम इस पे जांच करेंगे, तो कहा सऊदी अरब का दूतावास ने कहा हाँ आप अंदर आइए जांच कर लीजिए। अंदर कुछ मिला ही नहीं। सूत्रों से आवाज रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि अंदर उसे बेहोश किया गया, और बेहोश करके उसे काटा नहीं गया बल्कि जहर टाइप का देके मारा गया था कि लाश वगैरह ना निकले, मतलब खून वगैरह ज्यादा ना निकले। उसके बाद से जब खून वगैरह जम गया तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। और पता कैसे चला ये बात कि देखिए जब जमाल कशोगी आ रहे हैं तो सऊदी के कुछ बॉडीगार्ड जो उनके कमांडोज थे वो भी अंदर थे। इसी वक्त आधे घंटे पहले ये लोग भी अंदर आए हुए थे, और ये लोग उसी दिन स्पेशल फ्लाइट से सऊदी से तुर्की पहुंचे थे, और इनको जो डिप्लोमेटिक गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। इनके ऊपर झंडे लगे होते हैं देश के, और नीले रंग का नंबर प्लेट होता है। जो इस गाड़ी में बैठता है वो खुले सांड की तरह घूमता है, क्योंकि इनकी कोई जांच नहीं होती है। और ये लोग क्या थे, बड़े बड़े बैग में लेकर घुसे तो थे खाली हाथ में, कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी खाली हाथ में यहाँ घुसा था। लेकिन जब जमाल कशोगी नहीं आया उसके बाद के फुटेज में देखा गया कि बड़े बड़े बैग लेके निकले हैं लोग, और इन बड़े बड़े बैग में लेकर ये अपनी गाड़ियों से लेके निकल गए और किसी होटल वगैरह में रुक के फूंक फांक के जला उला के खत्म कर दिए होंगे। उसके बाद कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक हफ्ते बाद तुर्की ने भी ये मान लिया कि भैया जमाल कशोगी की मर्डर हो चुकी है। अब हुआ बवाल,
जमाल खशोगी की मर्डर हो गया। और वाशिंगटन पोस्ट का वो पत्रकार था, ऐसा छोटा मोटा तो पेपर नहीं है, दुनिया वर्ल्ड लेवल का, ये छोड़ेगा कैसे, अखबार लिखना चालू कर दिया। इसकी पत्नी भी कह दी कि भैया हमारे सामने मर्डर हुआ है यहाँ पर, मतलब हम आंखों के सामने थे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो लौटा ही नहीं, बवाल हुआ। लेकिन क्या कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पगला का, इस पगला के साथ बहुत अच्छा संबंध था, इसने मुद्दा को उठने नहीं दिया, ना यूएनओ में उठने दिया, ना ही अपने कोई खास प्रतिक्रिया दिया। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट चुप रहने वाला नहीं, बार बार इसको कह रहा था कि भैया जो मोहम्मद बिन सलमान है उसी ने मरवाया है, क्योंकि उसके खिलाफ बोलता था। मोहम्मद बिन सलमान चाहता था कि वाशिंगटन पोस्ट इसके खिलाफ ना लिखे, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जब अमेरिका गया था तो उसने जेफ बेजोस से मिला था। अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, और जेफ बेजोस के मोबाइल नंबर पर मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस ने एक मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था। इन्होंने सोचा वीडियो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं, सोच रहा वायरस था, हैक हो गया इनका मोबाइल है, और हैक होते इनका पूरी फोटो गैलरीज वगैरह मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हैकर से मंगवा लिया, और ब्लैकमेल करने लगा कि भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कुछ पर्सनल जानकारी, पर्सनल फोटोज वगैरह मेरे पास है, तुम अगर वाशिंगटन पोस्ट में छापोगे तो हम इसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। अब जेफ बेजोस भी फंस गए कि भाई साहब हम इसकी बात माने कि नहीं। अब आप सोचिएगा, जेफ बेजोस जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में अखबार में क्या छपेगा, इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो वाशिंगटन पोस्ट अखबार का मालिकाना हक जेफ बेजोस के पास है, लेकिन जेफ बेजोस खुल के मीडिया के आगे आगे कहें कि कोई हमारी पर्सनल जानकारी लीक कर दे, इसके एवज में हम अपनी जो हमारा इंसानियत है या जो पत्रकारिता का धर्म है हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम इसके खिलाफ छापेंगे ही। आनन फानन में सऊदी अरब ने कहा कि देखो भैया जिसने जमाल खशोगी को मारा था उन सब के खिलाफ हम मुकदमा चलाते हैं। 5 लोगों को फांसी की सजा हुई, 6-7 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। अब फांसी की सजा किसे हुई ये आज तक सऊदी अरब ने बताया ही नहीं, कहा कि सिक्योरिटी कारण है, किसको हुआ हम कहां बताएंगे। उसके बाद देखिए सऊदी अरब के नियम के हिसाब से अगर कोई अपराधी है और वो अपराध कर दिया है और उसे फांसी की सजा या कोई भी सजा हो गई है, तो सजा से सुनाने से पहले, सजा काटने से पहले, फांसी से पहले, जिस तरह भारत में राष्ट्रपति के पास जाया जाता है दया याचिका के लिए ना, सऊदी अरब में राष्ट्रपति के पास नहीं जाया जाता है, बल्कि जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार के पास जाया जाता है, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति की तरह माफी नहीं मांगता, परिवार वालों से मांगता है कि गलती से मर्डर हो गया था, माफ कर दीजिए। तो अगर वो परिवार कह देगा ठीक है माफ कर दिए, तो उस व्यक्ति को सजा से बरी करा दिया जाता है। तो सऊदी अरब में बताइए, जमाल खशोगी का परिवार सऊदी अरब में रहता था, ये किंग सलमान जो है ये सऊदी अरब में क्या किया, किंग सलमान उनके ऊपर दबाव बनवा दिया, और उन लोगों ने कहा कि ठीक है जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ है हम उनको माफ करते हैं, ये हो गया यहाँ पे। देखिए भाई साहब ये है कानून सऊदी अरब का, बाहर है भैया बा। थोड़ा सा कोई विरोध कर दिया तो मरवा दो, खुलेआम मरवा दो। यहाँ हम लोग मोदी रोजगार दो पे पूरा ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए लोग, पूरा का पूरा ग्रुप बन गया टीचर्स लोग का, जितने टीचर वो तो रेमो सर ने हो गए या जो भी हो ग्रुप वगैरह बना दिए, चाहे अभिनय सर हो, जितने भी दिल्ली वगैरह जितने टीचर कितने लोग का नाम गिनाएंगे, सब लोगों ने तो इसका विरोध किया ही। अगर ये विरोध सऊदी अरब में होता तो हम लोग कब का मरा गए रहते लोग जमाल खशोगी की तरह। तो ये भारत का संविधान इतना बेहतरीन है कि आप भाषा की मर्यादा को ख्याल में रखते हुए किसी का विरोध कर सकते हैं, और यही लोकतंत्र की नींव है, और यही राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क है कि अपनी थोड़ा सा भी ये अपना विरोध नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो बाइडेन इन्हें देखना नहीं चाहते। जो बाइडेन ये अमेरिका गया था जो बाइडेन से मिलने के लिए, जो बाइडेन ने मीटिंग कैंसिल कर दिया, कहा भाई बकलुल्ला को अपने अब्बा को भेजना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा यहाँ है, बराबरी में भेजना, तुम तो अभी बच्चा है यहाँ पे। मानता ही नहीं है कि ये राजा है, एक्चुअली में ये तो राजा है नहीं, राजा तो बुढ़वा है 82 साल वाला, वहां पे कभी भी मर सकता है, आधा पैर कबर में है यहाँ पे। जो बाइडेन पूरा खिलाफ है। जो बाइडेन ने कह दिया कि इसकी जांच होगी, और जांच की जिम्मेदारी सीआईए को दिया गया है, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। और सीआईए ने कह दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि जो दूतावास में ऑडियो रिकॉर्डिंग था उसमें जमाल खशोगी की चिल्लाने की इत्यादि की पुख्ता सबूत है। अब क्या होता है आगे समझेंगे लोग इन लोग के बारे में। हालांकि इन्होंने जब शपथ लिया था तो रूल होता है, इन्होंने जब भी यहाँ के अमेरिका का कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है तो जितने बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उन्हें फोन लगाते हैं। मोदी जी को भी इन्होंने फोन लगाया था, सऊदी अरब के इसको फोन नहीं लगाया था। यहाँ कहेगा बकलोल कहेगा वो राजा है, कोनो हत्यारा है यहाँ पर। आगे क्या होगा देखिए, हम लोग को तो क्या मतलब बनता है। लेकिन हाँ ये ईरान के फेवर में हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि ईरान में चाबहार पोर्ट है, वहां से पेट्रोल लाते हैं, अफगानिस्तान जाने का रास्ता देता है ईरान, इसलिए हम लोग के लिए अच्छा है। ईरान से अच्छा है, सऊदी अरब से भी हम लोग ठीक है। देखिए मोदी जी सबके साथ है, सऊदी अरब के राजा के साथ देखिए कितना बढ़िया से खुशी से है। और ये रहा ईरान ईरान के साथ भी भैया मोदी जी का हमारे देश का बहुत अच्छा संबंध है। तो हमारे लिए सऊदी अरब भी ठीक है, ईरान भी ठीक है। लड़ो लोग तुम लोग को, हमको क्या मतलब, हम लोग को रोजगार चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और अफगानिस्तान जाने का रास्ता चाहिए। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जाने के लिए ये पाकिस्तान ने तो इसे कब्जा कर लिया है पीओके को, और यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं, तो एक ही रास्ता है चाबहार, और इसके थ्रू हम लोग कहीं भी जा सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग के लिए जरूरी है कि ईरान से रिलेशन
अच्छे बनाए जाए। और जो बाइडेन जब से आए हैं ईरान से रिलेशन ठीक ठाक ही हैं। ईरान से सऊदी अरब के लिए दिन गड़बड़ है। तो भाई साहब तुम आज सऊदी अरब से हो या दो, हम लोग भाई साहब हम लोग को दूसरे के लड़ाई में नहीं पड़ना है। हम लोग को क्या मतलब बनता है, हम लोग तो चाहते हैं ईरान और सऊदी अरब दोनों रहे, वरना ईरान से पेट्रोल मिले, सऊदी अरब से रोजगार मिले, और वो लोग भी भारत से खरीदे, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बना पाता है, भारत से बहुत सस्ते सामान में खरीद लेता है। ईरान हमें पेट्रोल देता है, बदले में पैसा ना लेके वो यहीं से सामान खरीद के लेके चला जाता है। तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो एक तरह से देखेंगे तो व्यापार मिल रहा है, विनिमय एक्सचेंज हो रहा है। आगे क्या होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप जब शासन में थे, जब ट्रंप सत्ता में थे, तो उस वक्त ईरान मनाता था कि कैसे भी हमारा 4 साल बीत जाए, ट्रंप वह हमको बर्बाद कर देगा। अभी जो बाइडन आए हैं, तो जो बाइडन के समय में सऊदी अरब मनाता है। ये कहां से आ गया भाई साहब, जल्दी 4 साल बीत जाए यहां से। हाँ हम लोग देखिए, हम लोग किसी के फेवर में नहीं है। आज तक कभी सोचे हैं कि पुतिन हट जाए, ट्रंप हट जाए, बाइडन आए, कोई जाए, हमारी स्वतंत्र राजनीति है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं और ना ही किसी पर अत्याचार करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत की सनातन संस्कृति है, ये हमेशा से आगे बढ़ी है और हमेशा ही आगे बढ़ती रहेगी। हाँ थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स में जब उथल पुथल होता है तो हमारा भी सबसे रिलेशन होता है, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे भी इंटरनेशनल रिलेशन पे फर्क पड़ता है। आई होप आप ये सारी चीजों को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।